बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज हमारा मौजू है जी सैलाब की तबाहकारियाँ। हमारे मुल्क में इस साल सैलाब की वाकई बहुत तबाहकारियाँ हुई हैं। ये प्राइमरी सतह पर बहुत अहम एक मौजू है मज़मून के हवाले से। इससे बड़े लेवल पर भी आप कहीं टेस्ट के लिए जाएँ, इंटरव्यू के लिए जाएँ, आपके लिए ये बात ज़रूरी है, आप इस बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जानते हों। लेकिन ये मज़मून 8वीं जमात के लिए ख़ास तौर पर है, क्योंकि पैक का स्टाइल ऐसा था कि इसमें तख्लीकियत होती है। ये इनकी टेक्स्ट बुक 8वीं जमात की उर्दू की जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी मौजू मौजूद है, लिहाजा ये बहुत अहम है। अपने फ़ाइनल एग्ज़ाम्स के लिए 8वीं के बच्चे ये ज़रूर तैयार करें। सैलाब की तबाहकारियाँ। सेल आब मिलके क्या बना? सैलाब, यानी पानी की तुग़यानी। आब का मतलब पानी, सेल का मतलब तुग़यानी। इसकी दो बड़ी वजूहात होती हैं। मौसम सरमा में पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती है, जो मौसम गर्मा में पिघलना शुरू हो जाती है। पिघलना गौर से देखिए कैसे लिखा हुआ है, पे गाफ दो चश्मी है, लाम नून अलिफ ना इकट्ठा। लेकिन बर्फ़ के पिघलने से जो पानी बनता है उसे दरिया संभाल लेते हैं। संभाल गौर से देखिए, नून और बे जब मिलकर आ जाएं और फिर मीम की साउंड आती है, इसमें आपने मीम नहीं डालना। ये पानी किसी नुकसान का बायस नहीं होता, मगर जब पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पहाड़ों से यकलख्त जो पानी दरियाओं में आ जाता है, कामा ज़रूरी है ये, दरिया उसे नहीं संभाल सकते और ये पानी दरियाओं से बाहर निकलकर मैदानी इलाके में आ जाता है। इसे सैलाब कहा जाता है। ये बहुत ही तबाहकुन होता है, क्योंकि पिघली हुई बर्फ़ और बारिशों का पानी मिलकर तूफ़ान बर्पा कर देते हैं। एक पैराग्राफ हमारा मुकम्मल हो गया, जिसमें कि तमहीद बांधी गई थी। मज़मून लिखने का तरीका भी यही है कि सबसे पहले तारुफ़ व तमहीद के तौर पर मौजू को वज़ाहत से बयान किया जाता है। मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद है तो दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद अपना कमेंट करके आप बताएं कि आप मज़ीद किस मौजू पर क्या देखना चाहते हैं। चलें जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, अपना मज़मून ख़त्म करते हैं। सैलाब अक्सर मौसम बरसात में आते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में बारिशों की वजह से दरियाओं में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। बाज़ दफ़ा तो बहुत कम नुकसान होता है। अब अक्सर मैंने देखा कि बच्चे ना नुकसान ठीक नहीं लिखते। स्वाद के बाद एक शोशा आता है, वो ज़रूर डाला करें। मगर बाज़ दफ़ा इतना ज़्यादा होता है कि तबाही मचा देता है। सैलाब से वो इलाके या गाँव ज़्यादा मुतासिर होते हैं जो दरियाओं के किनारे आबाद होते हैं, या वो देहात जो नशीबी इलाकों में होते हैं, ख़ास तौर पर सैलाब की ज़द में आ जाते हैं। जब सैलाब आता है तो जो हालत इस इलाके के लोगों की होती है वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं और मवेशी मर जाते हैं। उनके मकान ज़मीन बोस हो जाते हैं और पानी घरों में घुस जाता है। उनके घरों का सामान, खुराक, मवेशियों का चारा और ईंधन वगैरह सब ज़ाया हो जाते हैं। ऊपर से अक्सर बारिश तबाही मचा रही होती है। इस वक्त एक दूसरे की मदद भी कोई नहीं कर पाता, क्योंकि सब खुद मुसीबत में मुब्तला होते हैं। अगले सफ़े पे चलते हैं। सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। पिछली छुट्टियों में मुझे भी सैलाब की तबाहकारियाँ देखने का इत्तफ़ाक हुआ। जब भी मुझे सैलाब के वाक़यात याद आते हैं तो कांप उठता हूँ और ज़ुबान पर इस्तग़फ़ार का विर्द जारी हो जाता है। अब आगे पूरी एक स्टोरी बताई गई है, यानी कि रुदाद है, जो कि सैलाब आंखों से देखा था। ये हम बहुत ज़्यादा सारा कुछ नहीं लिखेंगे, इसमें से हम चीज़ें मुख्तसर कर देंगे, कट कर देंगे। जैसा मैं आपको मिसाल देती हूँ। अगस्त में छुट्टियों में मैं अपने मामू के यहाँ गया। ये 1, 2, 3 लाइनों को हमने इकट्ठा एक में समेट दिया और ये शॉर्ट हो जाएगा। ये गांव वज़ीराबाद के नज़दीक वाक़ है। रात में हम सो रहे थे कि शोर मच गया, उठो, होशियार हो जाओ, सैलाब आ गया। अंधेरे में कुछ सुझाई ना दे रहा था।
کہ کیا اٹھائیں اور کیا رکھیں اور کہاں جائیں۔ سب سے زیادہ مصیبت یہ تھی کہ سیلاب کا رخ کس طرف ہے اور ہمیں کس طرف جانا چاہیے۔ جب صبح کی روشنی تیز ہوئی تو لوگ اپنے سامان اور مویشی نکال رہے تھے کیونکہ پانی گاؤں میں آنا شروع ہو گیا۔ کافی کچھ ہم نے اندر سے کٹ کر دیا ہے۔ پانی کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے پانی اونچا ہوتا چلا گیا۔ ریلوے لائن بھی اونچی تھی لیکن پھر بھی پانی بڑھ گیا۔ مویشیوں کے اوپر ہی لوگ سامان رکھ کر چل دیے۔ پختہ اور مضبوط گھروں والے لوگ اپنے چھتوں پر چڑھ گئے۔ ہر کوئی مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ لوگ کسی محفوظ جگہ پر پہنچنے کی کوشش میں تھے۔ گلیوں میں 4-5 فٹ پانی بہہ رہا تھا۔ اتنی تیز رفتار تھی کہ سامنے کوئی چیز ٹھہر نہ سکتی تھی۔ ایسے میں سب کچھ بہہ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لوگوں کے سروں پر چھتیں نہیں تھیں۔ عورتوں اور ضعیف العمر لوگوں کی حالت قابل رحم تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بارش تھم گئی۔ سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہوئی یا مشکل یہ پیش آئی کہ خوراک کا انتظام تھا اور نہ ہی مویشیوں کے لیے چارہ۔ بچوں کا گزارا بھی مشکل نظر آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری کہ وزیر آباد اور گجرات کی طرف سے چند لوگ آئے۔ وہ سرکاری اور سماجی اور غیر سماجی تنظیموں کے کارکن تھے۔ لوگ چاولوں کی دیگیں پکا کر لائے، روٹیاں اور دال بھی ساتھ تھا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت کے فرشتے بنا کر بھیجے۔ سیلاب دور دور تک پھیلا نظر آ رہا تھا۔ رضاکار فوجی لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچا رہے تھے۔ کچھ فوجی جوان کشتیاں لے آئے، سیلاب زدگان کی بہت مدد کی۔ ساری رات پانی اترتا رہا۔ ہم 3 دن تک وہیں رہے۔ صرف پختہ مکان سلامت رہے، فصلیں اور باقی گھر تباہ ہو گئے۔ سیلاب کے بعد تعمیر نو میں حکومت بھی سیلاب زدگان کی مدد کرتی ہے اور سماجی تنظیمیں بھی ہاتھ بٹاتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ مدد کافی نہیں ہوتی اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ لوگوں کا سیلاب سے ہونے والا نقصان پورا ہو جائے۔ اس کو ہم نے بہت شارٹ کر دیا تاکہ 8ویں کے لیول کے مطابق ہو جائے۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اللہ حافظ۔